Vande Mataram. I hope you all are happy and healthy at your home. I, Vishwajit Banerjee, is going to start the second chapter of business studies, that is forms of business organization. Please write down the heading forms of business organization. Forms of business organization. सो बेसिकली इसको समझने से पहले ये समझना होगा कि बिजनेस क्या होता है. इन द प्रीवियस चैप्टर यू ऑल हैव रेड दैट बिजनेस इज सम गेनफुल एक्टिविटीज. ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस? गेनफुल एक्टिविटीज. गेनफुल एक्टिविटीज. बट द थिंग इज, ये जो गेनफुल एक्टिविटी है ये हमारा क्या होना चाहिए? ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस. ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस. अच्छा, प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं. बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स. तो बिजनेस ऑब्जेक्टिव में हम लोगों ने टोटल 3 ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ा था. सो इन्हीं 3 ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए हमें क्या करना होता है? अलग अलग फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करना पड़ता है. अलग अलग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हमें क्या करना पड़ता है? फॉर्म करना पड़ता है. आई होप इट इज क्लियर. नाउ द पॉइंट इज कि ये जो हमें बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को फॉर्म करना होता है इसके अलग अलग 3 सेक्टर्स होते हैं. सो 3 सेक्टर्स क्या क्या होते हैं? सबसे पहला सेक्टर जो होता है वो हमारा होता है पब्लिक सेक्टर. पब्लिक सेक्टर. दूसरा जो होता है वो हमारा होता है प्राइवेट सेक्टर. और तीसरा जो होता है वो होता है जॉइंट सेक्टर. तो सबसे पहले हम लोगों को ये समझना होगा कि ये सेक्टर क्या है. ये सेक्टर जो है ओनरशिप के बेसिस पे डिटरमाइन किया गया है. सपोज पब्लिक सेक्टर. पब्लिक सेक्टर का सिंपल सा मतलब होता है कि जिसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन हो, जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल हो, जिसमें गवर्नमेंट की ओनरशिप हो, जिसमें गवर्नमेंट का मैनेजमेंट हो, उसको ही हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग क्या कहेंगे? पब्लिक सेक्टर. जिसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगा. प्राइवेट सेक्टर का मतलब क्या होता है? नॉर्मल पर्सन्स. नॉर्मल प्राइवेट बिजनेसमैन. नॉर्मल प्राइवेट बिजनेसमैन जो होते हैं वो हमारा किसमें आता है? प्राइवेट सेक्टर में आते हैं. एंड जॉइंट सेक्टर में क्या होता है? इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है. प्राइवेट प्लस पब्लिक. ओके, सो पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एंड जॉइंट सेक्टर. In this second chapter, we will deal only with the private sector enterprises. Okay, now write down the heading private sector enterprises. Private sector enterprises. Private sector enterprises. Okay, so what does it mean? Private sector means private ownership. Okay, private ownership जिसमें गवर्नमेंट की कोई भी ओनरशिप नहीं होती है, नॉर्मल पर्सन्स की ओनरशिप होती है. उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राइवेट ओनरशिप कहते हैं. ओके, तो इसके लिए हम लोग क्या कहते हैं? कंट्रोल्ड ownership and मैनेजमेंट. कंट्रोल, ओनरशिप और मैनेजमेंट, ये तीनों अगर हमारा आ जाता है
that comes under the private ownership, private sector enterprises. Now the point is, how do you remember कि ये हमारे 3 वर्ड्स जो हैं, जो हमारे कंपोनेंट्स में आ जाते हैं, यही 3 वर्ड से रिलेटेड, इसको हम लोग याद कैसे रखेंगे? तो सभी लोग इसको याद करने का एक तरीका नोट डाउन कर लो कि private.com, C for control, O for ownership, M for management. Please write it down in your notebook कि कंट्रोल, ओनरशिप एंड मैनेजमेंट जिनके हाथ में होता है, अगर वो सारी चीज़ें प्राइवेट के हाथ में हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा? प्राइवेट सेक्टर. सो दिस विल बिकम योर ट्रिक कि www.private.com, मतलब प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस के लिए हमें क्या चाहिए? कंट्रोल चाहिए, ओनरशिप चाहिए और मैनेजमेंट चाहिए. दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट. सो लेट्स मूविंग फॉरवर्ड that what are the various forms of business in private sector enterprises. Okay, so इसमें टोटल जो होते हैं 5 आते हैं. सबसे पहला जो होता है उसको हम लोग कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप. सोल प्रोप्राइटरशिप. दूसरा हमारा जो आता है, इसमें आता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. ओके, तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, उसको क्या कहते हैं? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. Okay, now moving forward towards the third form of business, that is partnership. Partnership. Fourth one will be cooperative society, and the fifth one will be joint stock कंपनी. सभी लोग लिख लो. इसका मतलब क्या होता है कि प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस में टोटल 5 होते हैं. पहला क्या होता है? सोल प्रोप्राइटरशिप. दूसरा क्या होता है? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. तीसरा क्या होता है? पार्टनरशिप. चौथा कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड पांचवा जॉइंट स्टॉक कंपनी. इन 5 टॉपिक्स को हमें इस प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस में पढ़ना है. ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द सोल प्रोप्राइटरशिप. राइट डाउन द हेडिंग सोल प्रोप्राइटरशिप. सोल प्रोप्राइटरशिप. सोल प्रोप्राइटरशिप. ओके, सोल का मतलब क्या होता है? अकेला. अकेला. ओके, अकेला मीन्स अगर एक ही बंदा, एक ही पर्सन सारे प्रॉफिट एंड लॉस को भी शेयर करे, सारे कंट्रोल को भी करे, ओनरशिप भी करे और मैनेजमेंट को भी देखे, तो इसका मतलब क्या होता है? इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? soul.com. मतलब सोल हमारा जो होगा, अकेला बंदा क्या करेगा? अकेला क्या करेगा? कंट्रोल करेगा, ओन करेगा और मैनेज करेगा. तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? soul.com. ओके,
इन सोल प्रोप्राइटरशिप जो है अकेला बंदा कंट्रोल भी करेगा, ओन भी करेगा और मैनेज भी करेगा। तो इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। सो नाउ राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। राइट इट डाउन। Sole proprietorship is a form of business organization. Sole proprietorship is a form of business organization where only single owner control, own and manage the whole business. And he is wholly responsible for bearing risk. ओके, ये सारे रिस्क को भी बियर करेगा। मेरा खुद का बिजनेस है, लॉस अगर हो गया लॉस को भी हम ही बियर करेंगे, प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट को भी हम लोग इंजॉय करेंगे। ठीक है, तो हम लोग प्रॉफिट को इंजॉय करते हैं और रिस्क को क्या करते हैं, बियर करते हैं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में हम लोग क्या करेंगे, रिस्क को बियर करेंगे, एक अकेला बंदा बियर करेगा और प्रॉफिट को वही अकेला बंदा सोल बेनिफिशियरी कहलाएगा, सोल बेनिफिशियरी ऑफ प्रॉफिट। Okay, I hope it is clear. Now moving forward towards the features of sole proprietorship. Write down the heading, features of sole proprietorship. Features of sole proprietorship. चलो, तो फीचर जानने से पहले इसका एक लिटरल मीनिंग समझ लेते हैं कि फीचर होता क्या है। जैसे मैं ये एयर नेक बैंड लगा के रखा हूँ, इसका मतलब क्या है कि इसका अगर फीचर कोई कहेगा तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये जो है नॉइज़ कैंसलेशन करता है, आवाज़ क्लियर आती है। लेकिन ये भी तो कह सकते हैं कि ये इसमें से जो रेडिएशंस निकलते हैं वो हमारे शरीर को हार्म करता है। ये भी कह सकते हैं कि इसकी बैटरी बैकअप बहुत ज़्यादा समय तक के लिए नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग फीचर में कह सकते हैं। अगर हम तुम लोगों की मम्मी से पूछेंगे कि आपका बेटा कैसा है, वो बोलेगा इन चीज़ों में अच्छा है, इन चीज़ों में खराब है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम फीचर्स की बात करते हैं तो हम लोग पॉजिटिव साइड को भी रखते हैं और नेगेटिव साइड को भी रखते हैं। लेकिन जब हम मेरिट की बात करेंगे तो होली पॉजिटिव साइड को ही हम लोग रखेंगे, पॉजिटिव साइड को ही हमको देख के चलना होता है उसमें। ठीक है, और डीमेरिट में नेगेटिव साइड, क्योंकि इसमें से क्या क्या चीज़ें हमारी नेगेटिव है, क्या क्या कमियां हैं, उन चीज़ों को हमें रखना होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फीचर। सो द वेरी फर्स्ट फीचर इज सिंगल ओनर। ओके, तो इट इज़ ऑल क्लियर। यहाँ पे जो होता है हमारा ओनर क्या होता है, एक अकेला बंदा, वन मैन आर्मी की तरह पूरे दुनिया से लड़ता है, पूरे बिजनेस एनवायरनमेंट में जो भी रिस्क है उससे लड़ाई करता है और प्रॉफिट को अर्न करने की कोशिश करता है। सो देयर इज ओनली सिंगल ओनर इन सोल प्रोप्राइटरशिप। मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड वन, दैट इज इंडिविजुअल रिस्क बियरिंग। Individual risk bearing. Okay, write it down. Individual risk bearing. What is its meaning? कि यहाँ पे जो अकेला बंदा होता है वही सारे के सारे रिस्क को क्या करता है, बियर करता है। जितने भी तरीके के लॉसेस होते हैं उसको भी बियर करता है और जितने तरीके की इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स होती हैं उसको भी यही बियर करता है। आप सभी लोग जो है रिस्क टॉपिक फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो रिस्क का हमारा क्या कहना था, वहाँ एक प्रोबेबिलिटी की वो बात करता है जहाँ पे या तो लॉस होगा या तो मेरी प्रॉफिट में कमी आएगी। तो लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट में कमी भी आ सकता है। तो उस वर्ड को अंडरलाइन कर लेना रिस्क में कि लॉस एंड इनएडिक्वेट प्रॉफिट। ओके, आई होप सेकेंड पॉइंट इज क्लियर। Now the third point is
नो सेपरेट लीगल एंटिटी, नो सेपरेट लीगल एंटिटी। ओके, अब ये होता क्या है? सेपरेट का मतलब होता है अलग, ठीक, लीगल का मतलब होता है लीगली अलग होगा, एंटिटी का मतलब क्या होता है? लीगली अलग अलग पर्सन्स होंगे या एंटिटी होंगे। पर्सन का ये हमेशा मतलब ये नहीं होता है कि वो जो है एक सांस लेने वाला लिविंग बीइंग्स ही हो, वो आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है। मतलब यहाँ पे अलग अलग एंटिटी की बात कर रहे हैं, अलग अलग लोगों की बात कर रहे हैं, यहाँ अलग अलग सर्कमस्टेंसेस की बात कर रहे हैं। मतलब जहाँ पे ओनर एंड इट्स बिजनेस both are separate, both are separate, उसको हम क्या कहेंगे? सेपरेट लीगल एंटिटी हम कहेंगे। मीन्स जो हमारा ओनर है और उसका जो बिजनेस है वो दोनों क्या होगा? अलग अलग होगा, एक नहीं होगा, उसको हम लोग सेपरेट लीगल एंटिटी कहते हैं। लेकिन जब हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करते हैं वहाँ पे सिंगल ओनर होता है, सिंगल ओनर होता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी हमारा ओनर है वही सारी चीज़ों को बियर करेगा, मतलब वही उसका ओनर भी है, वही उसी का ही बिजनेस है। इसीलिए यहाँ पे क्या कहा गया? नो सेपरेट लीगल एंटिटी। तो अगर हमें इसको डिफाइन करना होगा तो कैसे करेंगे कि सेपरेट लीगल एंटिटी मीन्स बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर डिफरेंट, या फिर ओनर एंड इट्स मैनेजमेंट बोथ आर डिफरेंट। ओके, सो नो सेपरेट लीगल एंटिटी, इसका मतलब यहाँ पे किसी भी तरीके का बिजनेस या उसका बिजनेसमैन अलग नहीं होता है, दोनों ही हमारा क्या होता है? सेम होता है। तो दोनों ही अगर हमारा सेम हो जाएगा, इसका सिंपल सा मतलब क्या हो जाएगा? इसका सिंपल सा मतलब ये हो जाएगा कि अगर हमारा डेट अराइज होता है, डेट का मतलब क्या होता है कि अगर हमें लायबिलिटी अराइज होती है वो लायबिलिटी पूरा का पूरा हम ही को पे करना पड़ेगा। इसका मतलब इसका अनदर फीचर क्या है? अनलिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी। लायबिलिटी का क्या मतलब होता है? लायबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन टू पे, ऑब्लिगेशन टू पे। अगर बिजनेस में लॉस हो गया या फिर बिजनेस को कर्ज देना है, डेट का पेमेंट करना है, उस केस में कौन करेगा? यही जो सोल ओनर है यही सारा चीज का पेमेंट करेगा। और उसकी क्या होती है? अनलिमिटेड। ऐसा नहीं कि बिजनेस में जितना पैसा है उतना पैसा हमने दे दिया, उसके बाद मैंने हाथ खड़ा कर दिया भैया हमारे पास नहीं है, ऐसा नहीं है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है कि जब तक पूरा पेमेंट नहीं होता है तब तक तुमको पेमेंट करना होगा। अपना घर द्वार गहना सोना जो है सब बेच के करना होगा। इट मीन्स it means personal assets may be attached, personal assets may be attached। मतलब अनलिमिटेड लायबिलिटी में का मतलब ये होता है कि जो भी सोल ओनर की पर्सनल एसेट्स है, मतलब घर द्वार सोना गहना सब कुछ बेच के भी उसको डेट का पेमेंट करना होगा। इट इज़ मैंडेटरी। डेट का पेमेंट नहीं करेगा तो नहीं चलेगा, इसीलिए अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। तो अब अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये होता है, तो लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होगा कि जितने शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए हम लोग आते हैं उतने ही शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए हम लायबल होते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट के लिए आते हैं का क्या मतलब है? भाई 4-5 लोग होंगे तब ना हम उसमें अपने प्रॉफिट का शेयर देखेंगे। इसमें तो एक अकेला बंदा है, मतलब वो अकेले बंदा पूरा के पूरा शेयर उठा के लेके जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल हो ही नहीं सकता, बिकॉज देयर इज सिंगल ओनर। जहाँ पे मल्टीपल ओनर्स होंगे, जैसे पार्टनरशिप हो गया या फिर किसी अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस हो गया, उसमें हम लोग देखेंगे कि हमारा उसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया 4 पॉइंट्स, प्लीज नोट इट डाउन। फर्स्ट पॉइंट इज सिंगल ओनर, सेकेंड पॉइंट इज इंडिविजुअल रिस्क बियरिंग,
थर्ड पॉइंट इज नो सेपरेट लीगल एंटिटी, एंड फोर्थ पॉइंट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द फिफ्थ पॉइंट. व्हाट इज द फिफ्थ फीचर ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप? फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन. फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन. ओके, फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन का क्या मतलब होता है? यहाँ पे काम करने के स्वतंत्र है, हमको जैसे मन हम वैसे काम करेंगे. हम अगर बोलेंगे कि मेरा बिजनेस है, मैं सबको क्रेडिट पे मतलब उधार पे, क्रेडिट का मतलब उधार पे गुड्स को सेल कर दूंगा, मैं करूँगा, कोई इशू नहीं है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है. मतलब हम अपने तरीके से सारे काम को कर सकते हैं. तो फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन यहाँ पे हमारा देखा जाता है. अगर हम सिक्स्थ फीचर की बात करें, दैट इज कंट्रोल. कंट्रोल. ओके, तो यहाँ क्या होता है? फुल कंट्रोल होता है. यहाँ पे फुल कंट्रोल किसके पास? सोल ओनर के पास पूरा के पूरा कंट्रोल रहता है कि वो अपने बिजनेस को मैनेज करे. अपने मैनेजमेंट का जो पूरा का पूरा कंट्रोल होता है उसको हम यहाँ पे देखने को मिलता है. तो फुल कंट्रोल होता है. तो यू मे से दैट वन मैन कंट्रोल. वन मैन कंट्रोल. ओके, जिसको हम कहते हैं कि वन मैन आर्मी. एक ही बंदा आर्मी के समान है. एक ही बंदा पूरे बिजनेस को कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? वन मैन आर्मी या फिर वन मैन का कंट्रोल की हम लोग यहाँ पे बात को करते हैं. ओके, लेट्स कम टू द सेवेंथ पॉइंट. फॉर्मेशन एंड क्लोजर. ओके, फॉर्मेशन का मतलब होता है बनाना और क्लोजर का क्या मतलब होता है? बंद करना. तो इस बात को समझने की कोशिश करो कि क्या हम जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसको बनाने के लिए कहीं से लीगल इन्फॉर्मेशन लेनी होगी? उसको बनाने से किसी का परमिशन लेना होगा क्या? नहीं. मुझे आज मन कर रहा है बिजनेस करने का, मैं कैपिटल लगाऊंगा, गुड्स परचेज करके लेके आऊँगा, एक दुकान हायर पे ले लूँगा, बिजनेस शुरू कर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है. इसका मतलब क्या होगा कि इसका फॉर्मेशन एंड क्लोजर बोथ आर वेरी ईजी. बोथ आर वेरी ईजी. दोनों ही हमारा ईजी होता है. जब हम मन तब हम इसको फॉर्म कर सकते हैं, जब मन तब हम इसको क्लोज कर सकते हैं. इट इज अप टू मी. मैं मान लो एक जनरल स्टोर का मालिक हूँ. मैंने सोचा मैंने जनरल स्टोर का दुकान खोलूँगा, फिर 2 साल बाद हमें लग रहा है नहीं, इस पे बिजनेस में पैसा नहीं आ रहा है, हम क्या करेंगे? कपड़े का बिजनेस करेंगे. मैंने दुकान बंद किया, उसके सारे माल को क्लियर कर दिया, सारे गुड्स को क्लियर कर दिया, उसके बाद हमने क्या किया? कपड़े का बिजनेस शुरू कर दिया. इट इज़ अप टू मी कि मुझे कैसे क्या काज करना है. ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड द एट्थ पॉइंट. एट्थ पॉइंट क्या होता है कि लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी. लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी. बिजनेस कंटिन्यूटी. इसका मतलब क्या है? ये बिजनेस कंटिन्यू नहीं हो सकता है लंबे समय तक. मतलब अगर मान लो सोल ओनर की डेथ हो जाती है या सोल ओनर जो है इनकेपेबल है टू डू बिजनेस, इसका मतलब उसका बिजनेस बंद, वो बिजनेस नहीं कर सकता है. अब तुम लोग कहोगे सर ऐसा तो नहीं है, हमारे घर के बगल में ऐसा हुआ था, तो वहाँ पे क्या है, उसका जो लड़का है उसका लड़का बिजनेस करने लगा. बात को समझो, ओनर तो चेंज हो गया ना. पहले कौन ओनर था? पिताजी. उसका लड़का जब आया, ओनर चेंज. मतलब जब ओनर इनकेपेबल हो जाता है, बिजनेस खत्म. हाँ, वो जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसको वो टेक ओवर कर लिया, मतलब ओनर हैज चेंज्ड. अब वो लड़का ओनर हो गया. इसका मतलब क्या है? ये लॉन्ग टर्म कंटिन्यूटी इसमें नहीं है. इसका मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप में हम ये कह सकते हैं कि लंबे समय तक बिजनेस नहीं चलेगा. जब तक सोल ओनर है तब तक चलेगा. उसके बाद अगर वो नहीं है, हो सकता है कोई दूसरा ओनर बन जाए, कोई दूसरा बंदा आ जाए. तो यहाँ पे क्या होता है? लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी इसमें देखा जाता है. ओके, लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, दैट इज स्मॉल स्केल. चलो, मैं अगर बोलूँ कि सुरेश मुझे 1 लाख रुपया दे दो,
हो सकता है वो दे दे। हम अगर उससे कहें कि हमें 5,000 करोड़ रुपया दे दो, क्या वो अकेला बंदा 5,000 करोड़ दे सकता है? नहीं दे सकता है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये बिजनेस जो है बड़े ही स्मॉल स्केल पे चलता है, इसमें बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। आज अंबानी का बिजनेस जो है लाखों करोड़ों का चल रहा है, क्यों? क्योंकि वो कंपनी है, वो सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं है। सोल प्रोप्राइटरशिप हमेशा स्मॉल स्केल में ही चलता है। ओके, सो आई होप इट इज़ क्लियर। हम लोगों ने 9 फीचर्स को पढ़ा। इन 9 फीचर्स के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है वो स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए सूटेबल है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सूटेबिलिटी के ऊपर कमेंट करो, तो हम लोग क्या कहेंगे कि यहाँ पे जो है स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए सूटेबल है, जहाँ पे लिमिटेड कैपिटल लगता है, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल लगता है, उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, बिजनेस में सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म्स ऑफ बिजनेस कहते हैं। अब देख लेते हैं कि इसी फीचर्स में क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं। तो जो हमारे पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे वो किस में आ जाएंगे, मेरिट्स में आ जाएंगे, और जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो किस में आ जाएंगे, डीमेरिट्स में। ओके, सो राइट डाउन द हेडिंग, मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। ओके, मेरिट्स। आप आते हैं मेरिट्स के बारे में। सबसे पहला मेरिट इसमें क्या है, सिंगल ओनर जब है वो क्या करेगा, क्विक डिसीजन मेकिंग। इसकी जो डिसीजन मेकिंग पावर होगी वो क्या है, क्विक होगी। मुझे अभी अगर डिसीजन लेना है कि मुझे अपना दुकान बंद करके तुरंत घर जाना है, मैं तुरंत घर चला जाऊँगा। मेरे सामने कोई एक सप्लायर बैठा हुआ है, वो बार बार हमें बोल रहा है कि सर इस दाम पे ले लीजिए, इस दाम पे ले लीजिए। मैंने बोल दिया मैं इस दाम पे नहीं लूँगा, नहीं लूँगा तो नहीं लूँगा, बात खत्म, डिसीजन हो गया। वही अगर मान लो 10 बंदे होते, अब 10 बंदों से राय लेते, 10 बंदों से पूछते कि भैया लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, आप अपना डिसीजन दीजिए, आप अपना ओपिनियन दीजिए, तो 10 बंदों से बात करने में टाइम जाता। तो इसीलिए यहाँ पे डिसीजन मेकिंग जो होता है बहुत ही क्विक होता है, तो बहुत ही जल्दी हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड, सीक्रेसी ऑफ इंफॉर्मेशन। सीक्रेसी ऑफ इंफॉर्मेशन, यहाँ पे क्या होता है कि जो भी हमारा बिजनेस होता है, बिजनेस में एक ही ओनर होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो ओनर है वो सारे अपने इंफॉर्मेशन को सीक्रेट रख सकता है। क्यों? क्योंकि बिजनेस की इंफॉर्मेशन अगर लीक हो जाती है तो मार्केट में बहुत सारे कंपटीटर्स हैं जो कि हमें नीचे कर सकते हैं, गिरा सकते हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए सोल प्रोप्राइटरशिप जो है अपने बिजनेस के सारे इंफॉर्मेशन को सीक्रेट रखने की कोशिश करता है, और वो सीक्रेट रखता भी है। ठीक है, तो सीक्रेसी ऑफ इंफॉर्मेशन बिकम आवर सेकंड एडवांटेजेस और मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। नाउ द थर्ड, डायरेक्ट इंसेंटिव्स। सोल ओनर है, गुड्स को बेचा, प्रॉफिट कमाया, जितना एक्सपेंसेस है उसको खुद बियर किया, लॉसेस को भी खुद बियर कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो डायरेक्ट प्रॉफिट होता है डायरेक्टली उसके जेब में जाता है, उसको उस प्रॉफिट का हिस्सा किसी दूसरे को नहीं देना होता। तो इसमें क्या है, डायरेक्टली हमें सारी चीज़ें मिल पा रही हैं। तो सोल ओनरशिप में क्या होता है, डायरेक्ट इंसेंटिव्स होते हैं। ओके, उसके बाद क्या है, सेंस ऑफ अचीवमेंट। ओके, धीरे धीरे क्या होता है, सोल ओनर्स को सेंस होने लगता है अचीवमेंट का कि हाँ हमने इस डील को क्रैक किया, कॉन्फिडेंस आता है, तो सोल ओनर और ज़्यादा मोटिवेटेड वे में काम करता है। तो इसीलिए सोल ओनर के पास सेंस ऑफ अचीवमेंट का भी एक मेरिट देखने को मिलता है। ठीक है ना, आगे अगर हम लोग इसी में ही हम लोग बात करते हैं तो उसमें हमारा क्या आ जाता है, इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर। इजी फॉर्मेशन, ये सारे पॉइंट्स आप लोग अगर मैच करेंगे तो वो हमारे फीचर्स से ही रिलेटेड है। ठीक है ना, फीचर्स में जो पॉजिटिव पॉइंट्स थे, क्विक डिसीजन भी उसमें था, सीक्रेसी भी था, डायरेक्ट इंसेंटिव मतलब प्रॉफिट जो है डायरेक्ट बेनिफिशियरी होता है उसी का, सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट है, इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर था। ये सारी चीज़ें जो है अलग अलग तरीके से, थोड़ा वर्डिंग्स में चेंज होगा लेकिन वो फीचर्स में ही
मौजूद था, ठीक है ना। अब देखो इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर, मतलब इसका जो हम लोग फॉर्मेशन करते हैं या फिर क्लोज करना चाहते हैं वो बहुत ही इजी होता है। ओके। 6 इंडिपेंडेंट कंट्रोल, इंडिपेंडेंट कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट। ओके, तो ये क्या होता है, सिंगल ओनर होता है, तो सिंगल ओनर सारी चीज़ को इंडिपेंडेंटली कंट्रोल कर सकता है, उसमें किसी भी चीज़ की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। वो खुद अकेला बंदा शेर है, तो वो शेर है तो वो एकदम बब्बर शेर की तरह हर एक चीज़ को मैनेज करेगा, एक अकेला बंदा। अब बात करते हैं हमारे 7 पॉइंट का, पर्सनल टच। पर्सनल टच, सोल ओनर अपना पूरा एफिशिएंसी लगा देता है गुड्स को बेचने के लिए। मैं एक दुकान पे गया था मम्मी के साथ साड़ी खरीदने के लिए। वहाँ मैंने देखा कि जो ओनर है वो खुद साड़ी दिखा रहा है, और ऐसा है कि मेरी मम्मी को बोला कि माता जी आप देखिए कितना अच्छा लगा, ये देखिए मैं पहन के दिखा रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि वो अपनी पर्सनली सारी चीज़ों को एकदम पूरे स्किल को झकझोर रहा है, पूरे स्किल को ये बता रहा है कि भैया हमारे पास ही अच्छा प्रोडक्ट है। इसका मतलब क्या, वो पर्सनली टच करता है, पर्सनली उसको डील करता है, हर एक कस्टमर को वो पर्सनली डील करता है और कोशिश करता है कि उसका जो ट्रांजैक्शन है, उसका जो सेल्स है वो एग्जीक्यूट हो जाए। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, पर्सनल टच के बारे में ये बात कर रहा है कि इसमें पर्सनली टच कर रहा है। तो एक बार रिविजन कर लेते हैं। मेरिट्स में पहला हमारा क्या हो जाता है, क्विक डिसीजन मेकिंग हो जाता है। दूसरा हो जाता है सीक्रेसी ऑफ इंफॉर्मेशन। तीसरा हो जाता है डायरेक्ट इंसेंटिव्स। फोर्थ हो जाता है सेंस ऑफ अचीवमेंट। फिफ्थ हो जाता है फॉर्मेशन एंड क्लोजर। सिक्स्थ होता है इंडिपेंडेंट कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट। इंडिपेंडेंट कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट। एंड सेवेंथ हो जाता है पर्सनल टच। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं डीमेरिट्स की तरफ कि इसकी क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसको हम लोग डीमेरिट्स पे देखते हैं। ठीक है, तो डीमेरिट्स। ओके, तो डीमेरिट्स में हम लोग पहला पॉइंट देख लेते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेस। लिमिटेड रिसोर्सेस। अब मैंने क्या बोला था कि क्या मैं अगर 1 लाख रुपया सुरेश से मांगता हूँ वो दे देगा, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, दे देगा मुझे। लेकिन उससे मैं अगर 1000 करोड़ रुपया मांगूँ, क्या वो दे पाएगा? नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो सिंगल ओनर है, उसके पास इतना पैसा कहाँ से आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो रिसोर्सेस हैं वो बहुत ही लिमिटेड होते हैं। अब बात आती है किस तरीके का रिसोर्सेस। रिसोर्सेज जो होते हैं हमारे, वो ह्यूमन रिसोर्स भी हो सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स भी वो हो सकता है, वो हमारा नॉन ह्यूमन रिसोर्स भी हो सकता है। क्लियर है? नॉन ह्यूमन रिसोर्स भी हो सकता है, और वो हमारा फाइनेंशियल रिसोर्स भी हो सकता है, पैसा, फाइनेंशियल रिसोर्स भी हो सकता है। ओके, तो इसका मतलब क्या है, लिमिटेड रिसोर्स। ये पर्सन्स को भी यहाँ पे ये लिमिटेड रखता है। एक अकेला बंदा ज़्यादा से ज़्यादा कितना 50-100 बंदे को अपने अंडर रख सकता है। अंबानी की तरह क्या 1.5 लाख 2 लाख एम्प्लॉयज़ को अपने अंडर रख सकता है क्या? नहीं रख सकता। नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज, इसका मतलब क्या होता है, जो हमारी मटेरियल्स हैं, जिसकी हेल्प से हम अपना बिजनेस कर रहे हैं, वो मटेरियल भी लिमिटेड होता है, बहुत लार्ज क्वांटिटी में मटेरियल नहीं आ पाता है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज, पैसा, हाँ अकेला बंदा है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, 1 करोड़ लगाएगा, 50 लाख रुपया लगाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो पाता है। ठीक है ना, क्योंकि अकेला बंदा इससे ज़्यादा नहीं लगा पाता है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो डीमेरिट है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बहुत बड़ा अड़ंगा पैदा करता है हमें ग्रो करने के लिए। तो इसलिए जब भी हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप ग्रो करता है, स्मॉल स्केल में रहता है, स्मॉल स्केल होते होते ग्रो करता है तो मीडियम स्केल में जाता है, उसके बाद लार्ज स्केल में जाता है, तब उसको सोल प्रोप्राइटरशिप से किसी दूसरे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट करना पड़ता है।
चाहे तो वो पार्टनरशिप में कन्वर्ट कर ले, चाहे तो वो कंपनी में कन्वर्ट कर ले, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, आते हैं सेकंड डीमेरिट्स में। लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस, मैंने क्या बोला था, फीचर में एक पॉइंट था लैक ऑफ कंटिन्यूटी। इसका मतलब क्या था, वो कंटिन्यू नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि अगर हमारा सोल प्रोप्राइटर है, उसका अगर डेथ हो जाए, या फिर वो इनकेपेबल हो जाए, या फिर वो रिटायरमेंट लेना चाहता है, या फिर वो डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहा है उसकी मेंटल सिकनेस की वजह से, इसका मतलब क्या, वो बिजनेस खत्म। अब अगर उसके फैमिली का कोई बंदा उस बिजनेस में जाता है, देन ही विल बी द ओनर, नॉट दैट पर्सन। इसका मतलब क्या हो जाता है, इसकी लाइफ जो होती है वो हमारी क्या होती है, लिमिटेड होती है। ओके, तीसरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इसके पास। क्या प्रॉब्लम है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अब अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब हमने सोचा था, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि इसमें क्या होता है कि पर्सनल एसेट्स जो होते हैं, पर्सनल एसेट्स में बी अटैच्ड। तो इसमें जो हमारा पर्सनल एसेट्स होता है वो हमारा क्या हो सकता है, अटैच हो सकता है। हमें क्या करना होगा, इन सारी चीज़ों को सोच समझ के करना होगा। अपने मार्केट में इतना ज़्यादा डेप्थ नहीं रखना है कि हमें जो है अपने बिजनेस से हाथ धोना पड़े, हमें जो है अपने पर्सनल एसेट्स से हाथ धोना पड़े। क्योंकि इसमें क्या होता है कि हमारा पर्सनल जो भी एसेट्स है, घर द्वार सोना गहना सब कुछ हमको बेच के मार्केट का जो कर्जा है उसको हमें पे आउट करना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ी इसकी जो है डीमेरिट है। आ गया समझ में? अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट डीमेरिट। एक बात कहते हैं, जैसे हम लोग पर्सन है, क्या हम लोग हर चीज़ को जानते हैं? मैं पढ़ा सकता हूँ, इसका मतलब ये भी है कि मैं बिल्डिंग भी बना सकता हूँ, या फिर जो बिल्डिंग बनाते हैं क्या वो मेरी तरह पढ़ा सकते हैं, या फिर टीचर बन सकता है? ये सारी चीज़ें सोचा करो, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक बंदा परफेक्ट नहीं होता। नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। ओके, सो फिफ्थ पॉइंट क्या हो जाता है, लेस मैनेजरियल स्किल। मतलब जो हम बिजनेस में मैनेज करते हैं, वो मैनेज करने के लिए जो स्किल चाहिए होता है वो थोड़ा कम होता है। यस, नो डाउट, एक बिजनेसमैन जो होता है वो हर तरीके से मैनेज करता है, लेकिन क्या वो हर तरीके से एफिशिएंटली मैनेज कर सकता है क्या? ये बात इम्पोर्टेंट है कि हर एक प्रॉब्लम को, जैसे मान लेते हैं कि मैं एक बंदा हूँ सोल प्रोप्राइटरशिप का, मुझे शेयर मार्केट का कोई नॉलेज ही नहीं है। हम चाहते हैं कि अपने बिजनेस के पैसे को कहीं और जगह इन्वेस्ट करें जिससे कि मुझे पैसा मिले। तो क्या मैं वो जो पैसा है वहाँ इन्वेस्ट करूँगा तो वहाँ का नॉलेज होना चाहिए ना, मतलब वहाँ को हम सही तरीके से मैनेज नहीं कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो यहाँ पे क्या होता है, लेस मैनेजरियल स्किल भी देखने को मिलता है। ठीक है ना? तो यही हमारे कुछ डीमेरिट्स थे जो कि हमें सोल प्रोप्राइटरशिप में पाए जाते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि यही सारे प्रॉब्लम्स की वजह से इसकी जो सूटेबिलिटी है वो स्मॉल स्केल तक ही है, स्मॉल स्केल तक ही। इसको बाद में अगर हम इसको एनलार्ज करना चाहें, ग्रो करना चाहें, तो उसके लिए हमें किधर को जाना पड़ेगा, आइदर वी हैव टू गो फॉर अ पार्टनरशिप और फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। अदरवाइज सोल प्रोप्राइटरशिप जो है हमारा ग्रो नहीं कर पाएगा। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर। इसका मतलब जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने, कि सोल प्रोप्राइटरशिप जो होता है प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस में आता है। मतलब बिजनेस में हमारे 3 तरीके के सेक्टर हो गए, पहला प्राइवेट सेक्टर, दूसरा पब्लिक सेक्टर और तीसरा जॉइंट सेक्टर। हमें इस चैप्टर में प्राइवेट सेक्टर के बारे में पढ़ना है। प्राइवेट सेक्टर में 5 तरीके के फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं। पहला सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा पार्टनरशिप, तीसरा HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, चौथा कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड पांचवा दैट इज कंपनी। ओके, आज हम लोगों ने सोल प्रोप्राइटरशिप को पढ़ा
जिसमें एक ही सिंगल ओनर सारी चीज़ों को मैनेज करता है। तो हमने क्या पढ़ा, www.sole.com, मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप में कंट्रोल, ओनरशिप और मैनेजमेंट ये तीनों किसके पास होगा, सोल ओनर के पास ही होगा। उसके बाद हमने इसके फीचर्स को पढ़ा, उसके बाद इसके जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, मेरिट्स को पढ़ा, और लास्ट में हमने डीमेरिट को पढ़ा। तो डीमेरिट के बेसिस पे हम लोग इस कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि हमारी ये जो सूटेबिलिटी है ये किस तरीके के बिजनेस को सूट करती है, स्मॉल स्केल बिजनेस को सूट करती है। और इस बिजनेस को अगर हमको चेंज करना होगा, हमें अगर ग्रो करवाना होगा, तो वो कहाँ कैसे ग्रो हो पाएगा, वो पार्टनरशिप या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी में हमें चेंज करना होगा, तभी ये ग्रो हो सकता है। ओके, आई होप सोल प्रोप्राइटरशिप आप लोगों को क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे एट योर होम। थैंक यू एवरीवन। वंदे मातरम।